हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं फास्ट फैक्ट्स अबाउट मिल्टन एज इन अ नटशेल। ये मिल्टन की एज को के बारे में, मैं जॉन मिल्टन जी की एज के बारे में जो अलग अलग जैसे मैं आपको बताती हूँ, इसमें मैं आप लोगों को क्या क्या बताने वाली हूँ। जैसे इसमें मैं मिल्टन की एज है, क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से है, और जहाँ मिल्टन का वो होगा उसमें डिटेल भी है। आज पार्ट 1 आप मानिए। लिटरेचर जब मैं इसके बारे में बात करूँगी प्यूरिटन एज के, तो मिल्टन के बारे में सारा बताऊँगी। इसके अलावा स्कूल ऑफ स्पेंसर है, पोएट्स ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल, और केवेलियर पोएट्स जॉन मिल्टन के बारे में है, और आप लोग को जेकोबियन एंड कैरोलिन ड्रामा, ये सारे पॉइंट्स मैं इसमें कवर करूँगी। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। और अब आप लोगों को मैं पार्ट 1 ये स्टार्ट होएगा आज, फास्ट फैक्ट्स अबाउट मिल्टन एज। तो चलिए स्टार्ट करें। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूं। जैसा कि मैंने आज आपसे कहा था कि आज मैं HPSC PGT का बैच जो है थोड़ी देर में ऐप पर दिखने लगेगा। और जैसा कि इसकी जो शर्त है 25 सीट्स है, और उसमें भी जिन लोगों ने मुझे अपने आर्टिकल्स भेजे थे, जिनको मैंने चेक करा, उन्हीं को इसमें एडमिशन मिलेगा। और बाकी के जो लोग अगर इसमें ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीदने से पहले एक बार फ़ोन पे बात ज़रूर करें। सबसे पहले फ़ीस देखिए, उसके बाद अगर आपको फ़ीस ठीक लगती है तो आप फ़ोन पे बात करिए, और उसके बाद एक जो है मुझे एक आर्टिकल भेजिए तब। क्योंकि देखिए ये कोई हमारा स्वैग या ड्रामा या वो सब चीज़ नहीं है। बात यह है कि 2 महीने के टाइम में आप ब्रश अप कर सकते हैं, आप चीज़ों को, आप बेसिक से चीज़ों को बता तो सकते हैं, लेकिन जिसे थोड़ा बहुत भी लिखना आता है उसको तो मैं सिखा सकती हूँ। लेकिन अगर कोई ये कहे मुझे तो ABC भी नहीं आती, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो है वो सत्य बताओ, भले ही बहुत सारे लोगों को वो सत्य डाइजेस्ट हो या ना हो। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो आप ऑनेस्टी अगर चीज़ों में मामले में रखते हैं ना, तो आगे जाके आपको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट जरूर मिलता है। तो भाई मैं इस मामले में बहुत स्वार्थी हूँ, क्योंकि मुझको जो है ना आगे अपना बेनिफिट चाहिए। तो जो वो एक ऑनेस्टी रखने से मेरे को एक जो चीज़ मिलती है वो मुझे चाहिए, बजाय इसके कि किसी को भी जो है, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी खरीद ले और उसके बाद वो फिर बोले कि यार हमने तो बेकारी ये चीज़ कर ली, हमें तो कुछ समझ में आया नहीं। तो इसको वही व्यक्ति ले सकते हैं इस बैच को जिन्हें थोड़ा बहुत भी, जिनको चीज़ें पता हैं, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिनको खबरों के बारे में पता है, ऑब्वियसली इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, जिनकी वोकेबलरी ठीक है, जिन्हें सेंटेंसेस ढंग से फ्रेम करने आते हैं। अगर ये 3 बेसिक शर्तें भी कोई पूरे करता है ना, कि न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं मतलब कि उनको न्यूज़ की जानकारी है, वोकेबलरी उनकी सही है, और सेंटेंस फ्रेम कर लेते हैं, तो वो सीख सकते हैं। लेकिन अगर इन तीनों में से एक भी शर्त पूरी नहीं होती है तो फिर तो मुश्किल ही है ना। हाँ, लेकिन इसके अलावा एक, अब आपको पता ही होगा UPTGT की भी डेट जो है जल्दी आने वाली है। तो अगर आपको ये है कि भाई हमें तैयारी करनी है, और आप ये मान के चलिए कि आपके पास 3 महीने का समय है, तो 3 महीने में भी आप तैयारी कर सकते हैं, अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए ये बैच है, वीडियो बैच है। इसके नोट्स आपके घर पर आएंगे हार्ड कॉपी फॉर्म में। उसके बाद ये मेरा HPSC का बैच है, ये स्क्रीनिंग का बैच है। इसमें नॉन प्रिंटेबल PDFs है, और इसमें जो उन्होंने स्क्रीनिंग का सिलेबस दिया है उसी के, एक्चुअली स्क्रीनिंग का और उसका सिलेबस तो सेम है, लेकिन उसमें फिर आगे जो चीज़ें हैं ना वो उसको लिखना सिखाना, तो स्क्रीनिंग का बैच है ये। और ऑब्वियसली डिस्क्रिप्टिव का महंगा है, स्क्रीनिंग का सस्ता है, लेकिन इसमें नॉन प्रिंटेबल PDFs है। ठीक है जी। इसके ग्रामर लिटरेचर BPSC का बैच है, और एक है मेरा DSSB का बैच। BPSC का बैच भी जो है मेरा वो लाइव बैच है, और DSSB का बैच है, ये वीडियो बैच है। इसमें 2 हैं, एक ग्रामर लिटरेचर, एक लिटरेचर, और दोनों जो हैं वो बैचेस में आपके नोट्स आपके घर पर आएंगे। ठीक है जी। तो जो लोग ये कहते हैं यार बड़ा महंगा बैच है, कैसे खरीदे, तो भैया मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। इंग्लिश सूत्रा 18% GST देता है, 10% ऐप का कमीशन देता है, उसके बाद स्टडी मटेरियल के पैसे देता है। आप मानते नहीं ना, ये लोग भी फ्री में कॉपी करके कोई नहीं देता ना नोट्स, तो वो नोट्स के पैसे देता है, जिसमें 3 या से 4 किताबें आती हैं। अब आपको भी पता हो 3-4 किताबें कितने रुपए की, फोटोकॉपी जब आप करवाने जाते हैं तो कितने की पड़ती हैं। ठीक है, नोट्स का तो मैं पैसे लगा ही नहीं रही, वो तो बहुत बहुत मैंने मेहनत करके बनाए हैं।
वो ये सब देने के बाद जो थोड़ा बहुत बचता है तो इंग्लिश सूत्रा वाले कमा लेते हैं। तो ये जो आके कहते हैं ना बहुत महंगा है बहुत महंगा है, तो भाई महंगा है तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब से तैयारी कर लो या फिर जहाँ सस्ता मिले वहाँ कर लो। लेकिन मैं तो आपको एक चीज़ ये बताऊँ, मैं तो स्पष्ट बोलती हूँ कि 18% GST देनी होती है, 10% ऐप के जो है वो जाता है, उससे भी आप बढ़ा ही रहे हैं ऐप का जो उसका कमीशन होता है। और उसके बाद जो है भाई, क्योंकि हमारा तो सारा वो उसका है ना कि भाई रसीद आती है पूरी, और उसके बाद आपका नोट्स के चार्जेस होते हैं, तो आप खुद ही लगा लीजिए उनमें क्या महंगा और क्या वो चीज़ है। जिन कोर्सेज में वो नहीं जा रहा है, स्टडी मटेरियल नहीं है, वो ऑब्वियसली सस्ते हैं। तो भाई मैं आप लोगों को, मेरी ये स्पष्टवादिता हर किसी को पसंद नहीं आती, ना मुझे चाहिए कि हर किसी को मेरी स्पष्टवादिता पसंद आए। जो मुझे पसंद करते हैं वो क्लास ही अपार्ट है, वाकई में वो क्लास अपार्ट है। मैं ये कहती हूँ बहुत सारे लोग हैं जो नहीं खरीदते, मगर ऐसा नहीं है कि मेरी स्पष्टवादिता उन्हें बुरी लगती है। हर किसी का अपना होता है। आप यूट्यूब से तैयारी करो, आपको कंटेंट तो यूट्यूब पे भी अच्छा मिल रहा है ना, आपको कम से कम एक गाइडलाइन तो मिल रही है, आप उससे तैयारी कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको जो है आज जो मुझे बताना है मिल्टन के फास्ट फैक्ट्स ऑन अबाउट मिल्टन्स एज, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें जो हैं वो बताना चाहूँगी। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने इसे क्वेश्चन, मैंने इसको जो है फिलअप्स के रूप में लिया है। मैं आपको कुछ चीज़ें जैसे इसमें बताती हूँ, एक चार्ट बनाकर मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए मिल्टन की एज के बारे में, ठीक है जी। देखो सबसे पहले अगर मैं मिल्टन की एज के बारे में हम शुरू करते हैं तो हम 1603 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एज मिल्टन, एज ऑफ मिल्टन या 1603, ये एक वो मतलब ईयर है जिसमें एलिजाबेथ फर्स्ट की डेथ हुई और जेम्स फर्स्ट जो है वो गद्दी पर आए। तो यहाँ पर ये ईयर अपने आप में एक यहाँ पर हम मानते हैं कि 1603 से 1660 का समय जो है वो एज ऑफ मिल्टन, और इसको भी अगर हम सब डिवाइडेड करें तो जेकोबियन एज एंड कैरलिन एज। तो 1603 को हम मानते हैं कि यहाँ पर एक्सेशन ऑफ जेम्स फर्स्ट, कि जेम्स फर्स्ट गद्दी पर आए और स्टुअर्ट डायनेस्टी की शुरुआत हुई। स्टुअर्ट डायनेस्टी, एलिजाबेथ फर्स्ट जो बिलोंग करती थी वो ट्यूडर डायनेस्टी को, हेनरी सेवेंथ के साथ ट्यूडर डायनेस्टी की शुरुआत हुई, और जब जेम्स फर्स्ट आए तो स्टुअर्ट डायनेस्टी की शुरुआत हुई। 1603 के बाद जो नेक्स्ट वो है हमारा, इसी में ही जो नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इवेंट है हिस्ट्री का, एंड दैट इज गन पाउडर प्लॉट। गन पाउडर प्लॉट जिसका मेंशन जो है वो शेक्सपियर ने अपने मकबेथ में भी किया है। गन पाउडर प्लॉट यानी कि जब जेम्स फर्स्ट को मारने की साजिश रची गई थी, और जेम्स फर्स्ट को मारने की साजिश क्योंकि ये माना गया था कि जेम्स फर्स्ट गद्दी पर आएंगे तो ऑब्वियसली ही विल डू समथिंग फॉर कैथलिक्स, लेकिन ऐसा ना हुआ। तो जेम्स फर्स्ट को मारने की साजिश रची गई। 1603 में वो गद्दी पर आए, 1605 में उन्हें मारने की साजिश रची गई, और किट्सपाई के द्वारा वो मेन कॉन्स्पिरेटर था। और लेकिन जो पकड़ा गया वो था गाय फॉक्स। उसने सारे कॉन्स्पिरेटर्स के बारे में बताया और एक एक करके सारे कॉन्स्पिरेटर्स को मार दिया गया। उसके बाद से हर साल 5 नवंबर को जो गाय फॉक्स डे मनाया जाता है, ये बताने के लिए कि राजा को कोई भी जो है वो मार नहीं सकता। ये गन पाउडर प्लॉट का मेंशन जो है वो विलियम शेक्सपियर ने अपने प्ले मकबेथ में किया था। क्यों किया था? विलियम शेक्सपियर जब उन्होंने अपनी बेस्ट ट्रेजेडीज जो हैं वो जेम्स फर्स्ट के समय में लिखी हैं, और उन्होंने अपना नाम क्लियर करने के लिए कि मैं किसी भी तरीके से आपको मारने की साजिश में शामिल नहीं हूँ, तो उन्होंने जो है गन पाउडर, क्योंकि उनकी नानी की तरफ के कुछ लोग भी कॉन्स्पिरेटर्स थे शेक्सपियर के, तो उन्होंने अपना नाम क्लियर करने के लिए इस गन पाउडर प्लॉट को मकबेथ में यूज़ किया था। 1605 के बाद जो नेक्स्ट इवेंट अगर हम जो है हम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज 1611 ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल। ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, जेम्स फर्स्ट ने जो बाइबल है उसका ऑथराइज्ड वर्जन जो है वो निकलवाया था। बहुत सारे स्कॉलर्स को लगाया गया था। बेसिकली इसमें लैंग्वेज टिंडेल की बाइबल की ही है। 1611 में, मतलब उन्होंने कहा था
कि यही बाइबल जो है आप सब लोग पढ़ेंगे। तो 1611 ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल। एंड द नेक्स्ट वन इज, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट, दैट इज 1613 ग्लोब थिएटर। जो ग्लोब थिएटर था was burnt। ग्लोब थिएटर जो 1599 में बन के खड़ा हुआ था और जिसमें पहला प्ले जो है वो जूलियस सीजर हुआ था, वो प्ले हेनरी एट्थ जब उसमें दिखाया जा रहा था और फूस का बना हुआ था और गोला छोड़ा गया तोप से और थिएटर ने आग पकड़ ली। और ग्लोब थिएटर जो इतना बहुत ही ये कहना चाहिए ना, एक उस समय का एक उस समय की सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता, वो थिएटर जल के खाक हो गया। उसके बाद 1625 का समय लेते हैं। 1625 अगर हम लें तो 1625 में जेम्स फर्स्ट की मृत्यु हुई और चार्ल्स फर्स्ट गद्दी पर आए। ठीक है, तो चार्ल्स फर्स्ट जो हैं वो गद्दी पर आए, एक्सेशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। यहाँ से इंग्लैंड के में सिविल वॉर मतलब ऐसी स्थिति उत्पन्न होनी शुरू हो गई, क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट तो फिर भी पार्लियामेंट के साथ कुछ ना कुछ एडजस्ट कर लेते थे, लेकिन चार्ल्स फर्स्ट बिल्कुल ही पार्लियामेंट जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स थे जनता के, चार्ल्स फर्स्ट तो बिल्कुल ही जनता की मतलब पार्लियामेंट को वो बिल्कुल ही उनकी सुनते नहीं थे। 1625 में चार्ल्स फर्स्ट आए। उसके बाद उन्होंने 1629 में आते ही डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट को डिसोल्यूट कर दिया। उसके बाद जो बेसिकली है, जो मेन वो है 1642 सिविल वॉर शुरू हुए और जो है थिएटर्स वर क्लोज्ड। थिएटर्स वर क्लोज्ड। अच्छा, थिएटर्स क्लोज होना किस चीज का इंडिकेशन देता है? थिएटर्स जो क्लोज किए गए, थिएटर्स का क्लोज करने का था कि जो एक तरीके से जो सिविल वॉर था, वो सिविल वॉर दो पार्टीज के बीच में था। जो राजा के फॉलोअर्स थे केवेलियर्स, वो केवेलियर्स थे, और जो पार्लियामेंट के सपोर्टर्स थे दे वर राउंड हेड्स। वो ऐसे गोल ऐसे कटोरा बाल कटवाते थे जिसे आजकल क्रू कट कहते हैं, और वो राउंड हेड्स थे। इन दोनों के बीच में युद्ध जो है वो सिविल वॉर, गृह युद्ध शुरू हो गया। उन्होंने सबसे पहला इसमें बेसिकली जो सबसे ज़्यादा अपनी आवाज़ को उठाने वाले प्यूरिटन्स थे। अब ये प्यूरिटन्स होते कौन है? ये प्यूरिटन्स होते जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस और चर्च की जो चर्च में जो बहुत ज़्यादा कर्मकांड थे उनको हटाने के पक्ष में थे। ये प्यूरिटन्स होते कि जो हर तरीके के एंटरटेनमेंट को बैन मानते थे, हर तरीके के एंटरटेनमेंट को वो प्रोहिबिट करना चाहते थे, और उनका मानना ये था कि पीपल शुड रीड स्क्रिप्चर्स रादर देन गोइंग टू चर्च, कि चर्च जाने की जगह लोगों को स्क्रिप्चर्स पढ़ने चाहिए। तो दीज वर प्यूरिटन्स हु बिलीव्ड इन द प्योरिटी ऑफ सोल। तो मिल्टन वाज वन ऑफ द प्यूरिटन्स। तो ये इन्होंने जब सिविल वॉर हुआ, इन्होंने अपनी जो एक पकड़ दिखाई, वो सबसे पहले इन्होंने थिएटर्स क्लोज कराए, क्योंकि उनका यह मानना था कि थिएटर्स जो हैं दे आर द प्लेसेस वेयर द माइंड्स ऑफ पीपल आर डिफाइल्ड, जहाँ लोगों के दिमाग अपवित्र होते हैं, गंदे किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे क्लोज्ड ऑल द थिएटर्स 1642, एंड व्हेन दीज थिएटर्स वर रीओपन्ड इन 1660। उसके बाद एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट एक इवेंट है, दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ, ये इतिहास में ये एक बहुत ही एक हृदय विदारक घटना थी। एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट के ऊपर मुकदमा चलाया गया एंड उनको जो है उनको सार्वजनिक रूप से उनको सजाए मौत दी गई, मार दिया गया। इस चीज़ को सपोर्ट करने में मिल्टन सबसे आगे थे। तो मिल्टन ने इसी के लिए उन्होंने जो है भाई डिफेंस जो है डिफेंशियो सिकंडा डिफेंस जो है ये मतलब उन्होंने ये बेसिकली मिल्टन ने जो है वो अपने बहुत सारे वर्क्स जो हैं वो इसी सपोर्ट में जो है वो लिखे कि चार्ल्स फर्स्ट की मृत्यु को सही दिखाने के लिए कि वॉट एवर इज़ डन दैट कैन नॉट बी अनडन, और जो कुछ किया गया है उन्होंने आइकोनोक्लास्टस लिखा, और जो है उन्होंने बेसिकली वो सपोर्ट कर रहे थे, वो पार्लियामेंट के सपोर्टर थे, एंड ही वाज सपोर्टिंग
द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। 1649 में चार्ल्स फर्स्ट की मृत्यु, हालांकि जो इंग्लैंड की पब्लिक थी उसे ये बात, वो भले ही चार्ल्स फर्स्ट के अगेंस्ट थे, मगर उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि उनके राजा को मार दिया जाएगा। तो इस लोगों को अपीज करने के लिए मिल्टन को बहुत कुछ जो है वो लिखना पड़ा था, बहुत कुछ करना पड़ा था। तो ये एक घटना थी 1649 में कि एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स सेकंड 1660 में रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन का मतलब होता है मोनार्की दोबारा से आई थी, और रेस्टोरेशन ऑफ किस क्या, चार्ल्स सेकंड जो है वो गद्दी पर आ गए थे। लोगों ने कहा बस बहुत हो गया, अब हम क्रॉमवेल मतलब जो कॉमनवेल्थ का शासन अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो थिएटर 1642 में बंद हुए थे 1660 में खुले, और किसके साथ, जब चार्ल्स सेकंड गद्दी पर आए। तो ये थोड़ा सा मैंने टाइमलाइन बताई है। अब इसी के साथ आप लोगों से यहाँ पर मैं बताती हूँ द पीरियड बिटवीन 1622 टू 1675। अगर हम 1620 से 1665 ना करके अगर हम इसमें ये लें 1603 से 1660 तक, 1603 to 1660 was known as Puritan period or Miltonic period। Puritan age और the age of Milton। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका जो मैंने अभी समझाया 1603 से 1660 के समय को अगर हम मानते हैं, आप ये 67 में, वैसे तो उसके बाद 67 में भी जो है उनका पैराडाइज लॉस्ट आया, तो जो भी ये समय है 1603 से 1660 या 1600, इसको प्यूरिटन एज या एज ऑफ मिल्टन, 1630 से 1660 तक, 1603 से। During this period, Puritan prevailed in England and the literary figure was also a Puritan। कौन से literary figure जो हैं वे उस समय प्यूरिटन थे? बताइए कौन से लिटरेरी, इस में प्यूरिटनिज्म प्रिवेल करा। इस एज प्यूरिटन्स कौन थे? जो मैंने अभी आपको बताया, ये वो थे जो मन कर्म वचन में बहुत ही ज़्यादा राइटियसनेस को फॉलो करते थे, बहुत ही पवित्र थे। ठीक है, तो आपको पता है ना शेक्सपियर, क्वीन एलिजाबेथ के समय में जो ये प्यूरिटन्स थे ये माइनॉरिटी में थे, और शेक्सपियर ने इनका मजाक जो है वो उड़ाया है मेलवोलियो के रूप में। जब उन्होंने 12th नाइट में मेलवोलियो का मजाक, प्यूरिटन्स का मजाक उड़ाया है। लेकिन इस समय ये प्यूरिटन्स जो हैं वो थोड़े से पावर में आ गए थे, और ये प्यूरिटन में जो प्यूरिटन पीरियड में जो लिटरेरी फिगर है वो कौन है? दैट वाज जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन वाज आल्सो अ प्यूरिटन। जॉन मिल्टन वाज आल्सो अ प्यूरिटन। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस एज वॉज द मोस्ट डिस्टर्ब्ड एज इन द हिस्ट्री बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। पीपल वर अगेंस्ट दिस। ये एज बहुत डिस्टर्ब्ड एज मानी जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया भाई कौन सी एज में राजा को जो है वो सार्वजनिक रूप से मारा गया है, लेकिन इस एज में मारा गया था। दिस एज was the most disturbed age in the history because of 2 reasons. People were against the king which was killed in and the establishment of, अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें 2 रीजन। सबसे पहले इसमें जो मारे गए किंग जो हैं वो चार्ल्स फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट के बेटे चार्ल्स फर्स्ट। कब मारे गए? 1649 में। एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमनवेल्थ, और उसके बाद राजा के रूल के बाद जो राज करने वाले कौन हो गए? ये हो गए क्रॉमवेल का शासन हो गया, और मोनार्की दोबारा से एस्टैब्लिश कब हुई? 1660 में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्यूरिटन्स कंसिडर देमसेल्व्स प्योर बिकॉज ऑफ रिफॉर्मेशन। ये मैंने अभी आपको बताया, ये प्यूरिटन्स जो थे ना ये अपने आप को बहुत ज़्यादा प्योर मानते थे, और उनका मानना यही था कि स्क्रिप्चर्स को पढ़ना चाहिए। चर्च की जो करप्शन है, जो चर्च में जो पोप बोलते हैं उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? बताइए। इससे पहले मैंने आपको बताया था ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट मार्टिन लूथर के द्वारा जर्मनी में स्टार्ट करा गया था। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय मार्टिन लूथर। रिफॉर्मेशन का जो मूवमेंट था वो मार्टिन लूथर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। The age was about dash
स्टैंडर्ड एंड द लिटरेचर ऑफ दिस एज वॉजंट मच डेवलप्ड। तो यहाँ पर ये बताया गया है, इनसे आपको पूछा गया है कि द एज वॉज अबाउट डैश स्टैंडर्ड। ये एज में बेसिकली मिल्टन ने जब सिविल वॉर छिड़ा और वो सब, तो उन्होंने कहा मुझे पोइट्री लिखनी छोड़ देनी चाहिए। मिल्टन के जो खुद के शुरू के वर्क्स हैं, अलीग्रो, पेंसिरोसो, कामस, ये सारे वर्क्स जो है ना वो एलिजाबेथन फर्वर में लिखे गए हैं। लेकिन बाकी के वर्क्स तो जो प्रोज उन्होंने लिखा है वो उन्होंने पूरा बेसिकली पार्लियामेंट को, क्रॉमवेल को सपोर्ट करते हुए लिखा है। तो द एज वॉज अबाउट मॉरल स्टैंडर्ड। द आंसर इज, ये एज जो है वो मॉरल स्टैंडर्ड की थी एंड द लिटरेचर ऑफ दिस एज वाजंट मच डेवलप्ड। ठीक है जी। अब अगर हम बात करते हैं, हु वॉज द नोबलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्यूरिटन स्पिरिट। प्यूरिटन स्पिरिट के नोबलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? तो नन अदर देन मिस्टर जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन जो हैं वो इस एज के नोबलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं, बिकॉज वो अपनी एज को बहुत बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट जो है वो करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, द प्यूरिटन मूवमेंट मे बी कंसिडर्ड द सेकेंड एंड ग्रेटर रेनेसांस। वैसे तो जो रोमांटिक एज है उसे भी तो रेनेसांस ऑफ द वंडर कहा जाता है, लेकिन इसमें भी रेनेसांस पुनर्जन्म तो हुआ ही था। और किसका जो है दोबारा से जो है इसमें लिटरेचर में कि द प्यूरिटन मूवमेंट मे बी कंसिडर्ड है, पक्का नहीं है। द डैश मूवमेंट stood for liberty of the people from the shackles of the despotic ruler। अब आप इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए। द डैश मूवमेंट स्टूड, कि जो मैंने अभी आपको बताया कि सिविल वॉर जब छिड़ा तो पार्लियामेंट के जो सपोर्टर्स थे उन्हें राउंड हेड्स कहते थे, और जो चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर्स थे उन्हें कैवेलियर्स कहा जाता था। तो आप यहाँ देखिए, द डैश मूवमेंट स्टूड फॉर लिबर्टी, कि ये जो प्यूरिटन मूवमेंट था ना, इसमें इसका आंसर आएगा प्यूरिटन मूवमेंट। ठीक है जी। ये जो प्यूरिटन मूवमेंट था, ये प्यूरिटन मूवमेंट जो है ये किसके लिए खड़ा हुआ था? लिबर्टी। लोगों को किससे, मतलब उन्होंने लोगों को यकीन दिला दिया था कि चार्ल्स फर्स्ट एक डिस्पोटिक रूलर है एंड पीपल शुड गेट फ्री फ्रॉम हिज शैकल्स। उसके बंधनों से लोगों को आज़ाद होना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि पॉलिटिक्स में भी हाई आइडियल्स होने चाहिए। तो दिस मूवमेंट इज नोन एज प्यूरिटन मूवमेंट। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस एज वर, तो यहां पर पूछा है द ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एज वर, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, की मतलब इस एज के लोगों का क्या मानना था? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एज वर दैट वर पर्सनल राइटियसनेस एंड रिलीजियस लिबर्टी। सिविल वॉर के शुरू होने का एक और रीजन ये था कि लॉर्ड को आर्क बिशप बना दिया गया था, जिसने प्यूरिटन्स के खिलाफ ही अपना मोर्चा खोल दिया था। तो इस एज के और इसीलिए था कि प्यूरिटन्स, उनमें से कुछ प्यूरिटन्स अमेरिका भी चले गए थे। तो उनका ये था कि क्यों, वाई शुड वी फॉलो पोप ब्लाइंडली। तो इस एज के ऑब्जेक्टिव्स थे पर्सनल राइटियसनेस एंड रिलीजियस लिबर्टी, कि लोगों को स्क्रिप्चर पढ़ने की आज़ादी जो है वो होनी चाहिए। It was dash and dash who fought for the liberty of the people against the tyrannical rule of Charles First। तो अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि अगर हम लिटरेरी पार्ट में बात करें तो आपको पता ही है मिल्टन को लैटिन सेक्रेटरी बनाया गया था क्रॉमवेल के द्वारा। तो मिल्टन और क्रॉमवेल, मिल्टन अपनी कलम की मदद से और क्रॉमवेल जो हैं वो लड़े थे चार्ल्स फर्स्ट के टायरेनिकल रूल से लोगों को आज़ादी। तो इट वाज मिल्टन एंड क्रॉमवेल। प्यूरिटन पोइट्री को और भी नाम से जो है, प्यूरिटन एज को अगर हम बात करें तो दो और सब डिविजन्स और हैं इसके, और वो दो सब डिविजन्स जो हैं वो कौन से हैं? दैट इज जैकोबियन एंड कैरोलिन। जैकोबियन जेम्स फर्स्ट के और कैरोलिन चार्ल्स फर्स्ट। तो ये हुए इसके 11 क्वेश्चंस। अब अगर हम बात करें लिटरेचर ऑफ दिस एज, प्यूरिटन पोइट्री, अब आप यहां देखिए
ये इसी से जुड़े जुड़े क्वेश्चंस हैं कि पोइट्री ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ जेम्स फर्स्ट एंड चार्ल्स फर्स्ट रिस्पेक्टिवली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अगर हम बात करें इस एज की जो पोइट्री थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। किस किस में, आप यहाँ देखिए, पोइट्री ऑफ द स्कूल ऑफ स्पेंसर, कुछ कवि जो थे वो अपने आप को स्पेंसर का जो है डिसिपल मानते थे। मेटाफिजिकल पोइट्री एंड केवेलियर पोएट्स, 3 तरीके के पोएट्स थे जो स्पेंसर को जो अपने आइडियल स्पेंसर को मानते थे, दूसरे जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे, एंड तीसरे केवेलियर पोएट्स थे। और ये वाज द 3 रेन्स ऑफ डैश एंड डैश। तो यहाँ पर है, इसको छोड़ देते हैं, इसको यहाँ पर इस स्कूल में, और ये किसके दौरान था, चार्ल्स फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट एंड चार्ल्स फर्स्ट के रेंज के दौरान। तो ये इसको ये वाला, वैसे ये लाइन बेकार की है। इस समय जेम्स फर्स्ट और चार्ल्स फर्स्ट के समय पे पोइट्री को हम 3 भाग में बांटते हैं, स्कूल ऑफ स्पेंसर, मेटाफिजिकल पोएट्स एंड केवेलियर पोएट्स। और अगर हम बात करें कि इस समय का जो इनडोमिटेबल रिप्रेजेंटेटिव, जो इस एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं जिनके नाम पे इस एज का नाम है, एंड दैट इज नन अदर देन जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन वाज द नोबलेस्ट एंड इनडोमिटेबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्यूरिटन स्पिरिट। इस पीरियड को, यानी कि मिल्टन के एज को या प्यूरिटन एज को अगर हम डिवाइड करते हैं, तो ये मैंने अभी अपने आप ही बता दिया था कि इसको अगर हम सब डिवीजन करते हैं इसका, तो प्यूरिटन एज जो है वो बढ़ जाती है, दैट इज डिवाइडेड इनटू जैकोबियन एज 1603 to 1625 and कैरोलिन एज 1625 till 1649। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में ये बढ़ जाती है। यहाँ तक मैंने अभी आपको 15 क्वेश्चंस करवाए हैं, इसके साथ टाइमलाइन बताई है। ये इस तरीके से चलता है। सब डिवीज़न हमने करे हैं, मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, स्कूल ऑफ स्पेंसर के पोएट्स हैं, जैकोबियन ड्रामा है, ये सारा इसमें हम कवर जो है वो करेंगे विद द हेल्प ऑफ ये इस तरीके के क्वेश्चंस के माध्यम से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना बहुत है। मैं अपने यहाँ पर आकर क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करती हूँ, मुझे नहीं पता आपको लगता है नहीं लगता है, मगर मैं कोशिश जरूर करती हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। और तैयारी अपनी अच्छी से करिए, क्योंकि एग्ज़ाम यूपी टीजीटी की एग्ज़ाम की डेट आपको जल्द ही देखने को मिल सकती है।